Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. लद्दाख सीमा पर भारत का दबदबा, दक्षिण पैंगोंग के विवादित क्षेत्र में सेना का कब्जा, चीन ने हटाए वहां से कैमरे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की तुरंत रिहाई के दिए आदेश। रसूखा का चल रहा था मामला, भड़काऊ भाषण के आरोप में 6 महीने से है जेल में। आम आदमी को केंद्र सरकार दे सकती है बड़ी राहत, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लोन मॉरेटोरियम, बुधवार को होगी सुनवाई। टेलीकॉम कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, टेलीकॉम कंपनियां 10 साल तक चुका सकेंगी एजीआर की रकम, अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होगी टाइमलाइन। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे केनोशा का दौरा, पुलिस गोलाबारी में अश्वेत जेकब ब्लेक के जख्मी होने के बाद भड़की है हिंसा, ट्रंप नहीं मिलेंगे जेकब के परिवार से। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर। आपको मैंने कल बताया था कि अब भारत और चीन के गतिरोध का जो मामला है पूर्वी लद्दाख में, उसमें एक नया फ्रंट खुल गया है। और जब मैं नए फ्रंट की बात करती हूँ तो ये दक्षिण पैंगोंग सो लेक के इलाके में जो बढ़े हुए मिलिट्री मूवमेंट्स हैं, ये उसके संदर्भ में है। सैटरडे को खबरें आ रही थी कि जिस तरह से एक प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट चाइना ने सदर्न पैंगोंग सो लेक यानी कि दक्षिण पैंगोंग सो लेक एरिया में बढ़ाया है, उसको लेकर काफ़ी खलबली मच गई है। और उसके बाद जो आज खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से वहाँ पर मिलिट्री मूवमेंट को बढ़ाया है, तो अब भारतीय सेना भी जो ऊंचाई के जो जितने भी एरियाज़ हैं दक्षिण पैंगोंग सो लेक में, तो वहाँ पर भारतीय सेना ने अपने आप को डोमिनेट कर लिया है और कैलिबर वेपन्स लेकर भारत की सेना भी वहाँ पर खड़ी है। क्योंकि इसके पहले जो खबरें आई थी कि जिस तरह से चुशूल एरिया में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हैवी कैलिबर वेपन्स लेकर वो वहाँ पर तैनात हैं, तो उसी की एवज में अब भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वहाँ पर खड़ी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन आपको एक सीनियर मिलिट्री कमांडर, उसका नाम नहीं डिस्क्लोज किया गया है, लेकिन उस सीनियर मिलिट्री कमांडर ने प्रेस रिपोर्ट्स में एग्जैक्टली जो कहा है, मैं उसको कोट करना चाहूँगी कि द सिचुएशन इज़ टेंस इन द चुशूल एरिया, यानी कि जो दक्षिण पैंगोंग सो लेक का जो चुशूल एरिया है, वहाँ पर हालात बहुत ही चिंताजनक हैं और स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा है। एंड इंडिया इज़ नाउ फेसिंग चाइना, एस्केलेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी कि जो सिचुएशन है वो यहाँ से ज़्यादा बढ़ सकती है, उस सिचुएशन को हम रूल आउट नहीं कर सकते, ये वहाँ के मिलिट्री कमांडर्स का कहना है। और उन्होंने कहा है, बार बार वो मिलिट्री कमांडर्स कह रहे हैं कि चाइना की जो आर्मी है, यानी कि जो चीनी सेना है, वो लगातार भारत को पुश करने की कोशिश कर रही है और लगातार प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है भारतीय सेना को, ताकि कोई ना कोई वो मिलिट्री एक्शन ले ले। अब सवाल ये उठता है कि चीनी सेना ऐसा क्यों कर रही है। चीनी सेना एक रीजनल हेजमनी स्टैब्लिश करना चाहती है। उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं, आपने देखा है कि उन पड़ोसी देशों से चीनी सेना का और चीनी सरकार का जो संबंध है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। बड़े जो देश हैं यानी कि जैसे यूएस, यूके, उनसे भी संबंध काफ़ी ख़राब हो गए हैं। और जितने भी चाइना एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि जिस तरीके से चाइना अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है, खासकर पूर्वी लद्दाख में, तो ऐसा लगता है कि जब तक अमेरिकी इलेक्शंस ख़त्म नहीं हो जाएंगे तो इस तरीके की पोस्चरिंग चाइना करता रहेगा, ये दिखाने के लिए कि जिस तरीके से साउथ चाइना सी में और पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से चाइना अपने आप को पोजीशन कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी हेजमनी और एक डोमिनेंस, एक ग्लोबल सुपर पावर के तहत वो बनाना चाह रहा है, तो वो बनाने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन ऐसे में अब भारत क्या करे? क्या भारत मुंह तोड़ जवाब दे? क्या भारत के पास ऐसे ऑप्शंस हैं? तो आपको ध्यान होगा 3-4 दिन पहले सीडीएस बिपिन रावत ने इस बात को कहा था कि अगर चाइना के जो हालात हैं, हमारी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत चल रही है, लेकिन अगर बातचीत से वो रास्ता नहीं निकलता तो हम मिलिट्री ऑप्शन के लिए तैयार हैं, ऐसा बिपिन रावत ने कुछ दिन पहले कहा था। लेकिन जब उनसे वो डिटेल्स पूछे गए उस मिलिट्री एक्शन के, तो उन्होंने उन डिटेल्स को रिवील करने से मना कर दिया। यानी कि अब सवाल ये है कि अगर मिलिट्री एक्शन भारत लेता है तो
उन मिलिट्री एक्शंस के लिए भारत की सेना आज कितनी तैयार है, क्योंकि चीन अपने आप को एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, अपने आप को उस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन क्या हमारी सेना उतनी तैयार है कि और उतनी बलशाली है कि हम चीन को वाकई में टक्कर दे पाएंगे, जिस तरीके से जो एक विस्तारवाद का और एक रीजनल हेजमनी बनाने की बार बार चाइना कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ पर एक इंटरनल फूड क्राइसिस है चाइना में इस समय, और जिन जिन देशों से उसकी फूड सप्लाईज आती हैं तो वो सप्लाईज अब बन चुकी हैं। और अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, करीब 2 हफ्ते पहले प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था क्लीन प्लेट कैंपेन, जिसको लेकर ये कहा गया था कि फूड्स जो खाद्य पदार्थ है उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, फूड क्राइसिस हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह से 1962 में माओ जेडोंग ने जो इनका कैंपेन है उसको लॉन्च किया था, जो फॉरवर्ड मूवमेंट था, जिसकी वजह से फॉरवर्ड मूवमेंट जो हुआ था जिसकी वजह से बहुत भारी संख्या में लोग भूखे मर गए थे। तो बहुत एक्सपर्ट वॉचर्स का ये भी कहना है कि ये जो पूरा क्राइसिस है उसको डाइवर्ट करने के लिए चाइना विस्तारवाद और इस तरीके की अपनी पोजीशनिंग अलग अलग देशों में कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारत इसे कैसे टैकल करता है, क्योंकि बातचीत का रास्ता 5 से ज़्यादा इस समय मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत हो चुकी है, उससे कोई अभी तक हल नहीं निकला है। अब अगला जो पड़ाव है वो मॉस्को का है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होगी जिसमें कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर और जो उनके काउंटर पार्ट हैं वांग यी, वो दोनों मिलेंगे। लेकिन क्या वहाँ पर इतनी सुचारू रूप से बातचीत हो पाएगी जब मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर अभी तक की बातचीत में कोई हल नहीं निकला है? तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा हल उस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग से भी निकलेगा जो कि मॉस्को में है। तो अब देखना यह है कि भारत अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करता है, किस तरह से टैकल करता है, क्या मिलिट्री ऑप्शंस होंगे, इन सारी चीज़ों पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल जो चुशूल में हो रहा है, दैट इज़ द एटमॉस्फेयर देयर इज़ वेरी टेंस। इस बात को खुद मिलिट्री के लोग, खुद आर्मी के लोग इस बात को बोल रहे हैं। तो आपने देख लिया जो हम बातें इतने दिनों से कहते चले आए थे कि अपने डायलॉग टेबल पर क्या भारत अपने आप को ठीक तरीके से असर्ट कर रहा है? शायद नहीं, क्योंकि अगर असर्ट करता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो चीनी सेना है वो नॉर्दर्न साइड से यानी कि उत्तर के इलाकों से वो सीधा दक्षिण पैंगोंग सो लेक में पहुंच गई और भारत की सरकार को और भारत की सेना को इस बात का पता ही नहीं चला। तो इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को लेकर है जिसमें कि कफील खान के खिलाफ, डॉक्टर कफील खान, आपको याद होगा कि गोरखपुर के एक पेडियाट्रिशियन थे जिन्होंने कुछ भाषण दिए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिसके बाद उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया था और उसके बाद उनका केस चल रहा था। उनकी माँ जो नुज़हत परवीन है, उन्होंने एक हेबियस कॉर्पस रिट पिटिशन फाइल किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें जेल में इलीगली बंद किया गया है, जिसके बाद आज जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस माथुर ने आज एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में उन्होंने 2-3 बातें कहीं और उसको समझने वाली बातें हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहली बात तो डॉक्टर कफील खान के खिलाफ जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा था उसको रिवोक किया है, यानी कि उसको वापस लिया है। उसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी प्राइमा फेसी ऐसा एविडेंस डॉक्टर कफील खान के खिलाफ नहीं मिला है जहां पर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट यानी कि जो नागरिकता कानून को लेकर जो उन्होंने भाषण दिए थे उसमें कोई नफरत या हिंसा की टोन नहीं नज़र आ रही थी, ऐसा हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है। और आपको ये भी बता दें कि 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा था कि जल्द से जल्द डॉक्टर कफील खान के केस को डिसाइड किया जाए और वही केस में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर कफील खान 29 जनवरी से कस्टडी में थे और बार बार इस बात को कहा जा रहा था और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बार नहीं बार बार इस बात को कहा कि जो उनकी स्पीच थी वो इन्फ्लेमेटरी थी, नफ़रत से भरी थी, हिंसा भड़काने वाली थी। तो उन सारी चीज़ों को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दरकिनारे करके डॉक्टर कफील खान को एक क्लीन चिट दी है। डॉक्टर कफील खान वही हैं जिन्हें 2017 में
वो क्योंकि एक पेडियाट्रिशियन है और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी को लेकर बाद में उनके ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस लगाया गया, ये कहा गया वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। उसके बाद यूपी की सरकार की ही एक इंक्वायरी पैनल ने उन्हें क्लीन चिट दी। उसके बाद भी बार बार योगी आदित्यनाथ उनके पीछे पड़े हुए थे। तो आज का जो ये फैसला सुनाया है, जो आज का ऑर्डर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो कई मायनों में एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट माना जाएगा। आपने देखा होगा कि जिस समय से एनआरसी और नागरिकता कानून को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे, ऐसे कई वाक़ये सामने आए थे जहां पर लोगों को उठा के बंद कर दिया गया, उन पर एनएसए लगा दिया गया, कई लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स बन गए। तो आज का इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर अपने आप ये दर्शाता है कि आप एनएसए, किसी के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ आप इस तरीके से एनएसए नहीं लगा सकते। आज इस चीज़ को जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने और जस्टिस माथुर ने इस बात को क्लियर किया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल्स और खुद योगी आदित्यनाथ क्या आज डॉक्टर कफील खान से माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि डॉक्टर कफील खान ऑलरेडी 200 से ज़्यादा दिन वो जेल में रह चुके हैं। क्या वो जो उनका बीता हुआ समय है, क्या योगी सरकार और जो उनके जो नौकरशाह हैं जिन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिए थे, क्या वो उस चीज़ को और उस समय को आज क्या वापस कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि डॉक्टर कफील खान का सिर्फ एक ही गुनाह था, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं इस बात के लिए कि मुस्लिम्स के खिलाफ उनके मन में इतनी घृणा है, इतनी वो नफ़रत रखते हैं कि कोई भी मुसलमान होता है तो उसको एंटी नेशनल बता देते हैं और कोई भी मुसलमान होता है तो उसके खिलाफ नफ़रत भरे भाषण दे देते हैं। तो एक विंडिक्टिव रजीम मानी जाती है योगी आदित्यनाथ की, और ख़ासकर अगर मुस्लिम्स हों जैसे डॉक्टर कफील खान, तो उनके ऐसा लगता है कि पीछे पड़ी हुई है योगी सरकार। तो जो मेरा सवाल था कि क्या वो माफ़ी मांगेंगे, क्या खोया हुआ समय वापस देंगे? और दूसरी बात ये कि क्या कफील खान छूटने के बाद वो एक नए पोस्टर बॉय के रूप में ज़रूर उभरे हैं, लेकिन यूपी का इलेक्शंस भी आ रहा है 2022 में, ज़्यादा समय नहीं है। तो अब ऐसे में इन चीज़ों को ज़िंदा रखने के लिए क्या डॉक्टर कफील खान अपने कॉम्पेंसेशन की गुहार लगाएंगे कि जो उनकी ज़िंदगी का एक अहम वक्त गुजर गया उसके लिए क्या वो कॉम्पेंसेशन मांगेंगे? और जो आखिरी सवाल है कि आज डॉक्टर कफील खान की तरह आज ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे और भी आप प्रांतों में देख लीजिए, तो उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या छोड़ा जाएगा? लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर कफील खान के लिए एक बड़ी राहत है और उन्हें एंटी नेशनल बताया जाता था, उनके खिलाफ एनएसए लगा दिया गया। तो आज उन चीज़ों से उभर कर डॉक्टर कफील खान आज बाहर निकले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस चीज़ से सबक लेगी? क्योंकि जब आपने देखा था कि जब वो बच्चों की मौतों का मामला आया था 2017 में, जिसमें 63 बच्चे मारे गए थे जिनकी मौत हो गई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उसके बाद उन पर 100 तरीके के एलिगेशंस लगाए गए, केस किया गया, जिस केस से वो क्लीन चिट उनको मिली, वो उभर कर आए। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए और कहा उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। तो अब क्या गारंटी है कि योगी आदित्यनाथ फिर से डॉक्टर कफील खान को अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे? लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर कफील खान के लिए आज एक ये बड़ी जीत है और एक बड़ी राहत है। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि उनका खोया हुआ समय, एक अहम कीमती समय जो 200 से ज़्यादा दिन उन्होंने जेल में बिताए, वो अपने परिवार से दूर रहे, जिस तरीके का एक स्लरिंग मीडिया कैंपेन उनके खिलाफ चला, उनको नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया गया, तो वो चीज़ें आज उन सारी चीज़ों की भरपाई कैसे करेगी? इस पर आप फीडबैक दीजिएगा। मैं तीसरी खबर की ओर चलती हूँ। हमारी तीसरी खबर लोन मॉरेटोरियम के मामले को लेकर है। जी हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय को ये इन्फॉर्म किया है कि जो लोन मॉरेटोरियम का पीरियड था उसे हम 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं आपको और डिटेल्स बताऊं, आपको बता देते हैं कि मोरेटोरियम क्या है। मोरेटोरियम एक टेम्पररी रिलीफ है जो कि लोन पेमेंट्स पे दी जाती है, और ख़ासकर इस पीरियड में जब कोरोना महामारी के समय में 6 महीने का लोन मोरेटोरियम लोगों को दिया गया था, जो कि इंटरेस्ट के साथ वो लोन अपने रीपे कर रहे थे, EMIs दे रहे थे। तो आज उनके लिए बड़ी राहत है कि ये जो लोन मोरेटोरियम का पीरियड है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि दैट दिस लोन मोरेटोरियम पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि पिछले दिनों तक जब ये हियरिंग चल रही थी तो ऐसा केंद्र सरकार को ने पहले कोर्ट को क्यों नहीं बताया? क्योंकि आज उन्होंने एक बहुत ही अहम बात अपने एफिडेविट में बोली है केंद्र सरकार ने, दैट दिस लोन मॉरेटोरियम पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years एज पर एन RBI सर्कुलर।
तो अगर आरबीआई सर्कुलर का हवाला आज केंद्र सरकार ने दिया है तो पिछले दिनों में इस आरबीआई सर्कुलर का हवाला क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि पहले केंद्र सरकार ने ये बोला कि अगर हम इंटरेस्ट लोन वेवर्स अगर हम लोगों के वेव ऑफ कर देंगे तो बैंक्स की जो हालत है, बैंक्स की जो हेल्थ है, उनकी स्टेबिलिटी है, वो काफ़ी डेंजर में पड़ जाएगी, वो काफ़ी रिस्क में आ जाएगी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आज केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में ये कहा है कि आरबीआई का एक सर्कुलर है जिसके हिसाब से हम 2 साल तक ये मॉरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये है जिसको कि आज तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी कहा है अपने क्लैरिफिकेशन में कि देयर आर मेनी मोर इश्यूज़। ये सिर्फ लोन मॉरेटोरियम का ही मामला नहीं है। उन्होंने कहा है कि जीडीपी हमारी देश की वो 23% गिर गई है, तो इकॉनमी खस्ता हाल में है और ये भी एक वजह है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई और जितने भी बैंकर एसोसिएशंस हैं उन्होंने उनसे बात कर लिया है और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई बुधवार को करेगा और एक कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है इसमें या क्या है। लेकिन फिलहाल एक राहत की खबर आम आदमियों के लिए है जो अभी तक अपने ईएमआईज़ को और इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेकर जूझ रहे थे। तो ये जो इंटरेस्ट जो लोन मॉरेटोरियम पीरियड है अब वो 2 साल तक कर दिया गया है इस कोरोना महामारी के चलते। लेकिन कुछ बड़े सवाल है। जो पहला सवाल मैंने ऑलरेडी रेज़ किया कि वो जो आरबीआई का सर्कुलर है उसे पहले क्यों नहीं बताया गया, उसका हवाला पहले क्यों नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि वेयर इज़ दैट सर्कुलर, वो सर्कुलर अभी कहाँ है, क्या वो पब्लिक डोमेन में है ताकि लोग उसे देख सके, उन्हें विश्वास हो सके कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, एंड उसके पहले क्यों नहीं कहा गया। इस बात को मैंने ऑलरेडी आपसे रेज़ कर दिया गया है। दूसरी जो आज एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है सामने कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी अब आम आदमी की राहत के लिए भी कुछ ऐसे ऑर्डर्स निकाल रहा है जिससे आम आदमी का जो भरोसा है जुडिशरी में वो फिर से वापस आ रहा है। और तीसरी जो एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो लोन मॉरेटोरियम का जो फैसिलिटी है ये ओल्ड टाइम लोनर्स के लिए है जिन्होंने लेंडिंग बैंक से ली थी और जो उधार में उन्होंने पैसे बैंक से पुराने जो लोनर्स हैं उनके लिए है। तो अब क्या ये फैसिलिटी नए लोनर्स यानी कि जो लोग फ्रेश लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं क्या उनको मिलेगी? तो ये सारे बड़े सवाल हैं जिस पर आरबीआई को, केंद्र सरकार को और इन सारे पक्षों को इन बातों को क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि ये सर्कुलर अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है और लोगों के सामने ये सारे सवाल खड़े होंगे। क्योंकि अगर हमने लोन मॉरेटोरियम का पीरियड 2 साल तक बढ़ा दिया है तो उसमें जो फ्रेश लोन्स लेंगे उनका क्या होगा, क्या ये रिलीफ सिर्फ ओल्ड टाइमर्स को ही मिलेगी, और सबसे बड़ी बात कि क्या ये सर्कुलर आरबीआई का पब्लिक डोमेन में आएगा या नहीं आएगा। इस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर है जहां पर टेलीकॉम कंपनीज अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू अमाउंट को लेकर जूझ रही थी। बार बार वो गुहार लगा रही थी कि एजीआर की जो डेफिनेशन पिछले साल अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने चेंज की थी जिसमें यह कहा गया था कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में आपकी स्पेक्ट्रम फ़ी, लाइसेंस फ़ी, यूज़र चार्जेस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को ये जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे भारती एयरटेल हो, चाहे टाटा टेली सर्विसेज हो, इन सारी कंपनीज़ को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को देना पड़ेगा। जिसके बाद आपको अमाउंट की याद दिला दें कि वोडाफोन को उसके हिसाब से 58,254 करोड़ रुपए देने थे, भारती एयरटेल को 43,990 करोड़ रुपए लगभग देने थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को, और टाटा टेली सर्विसेज को 16,798 करोड़। और क्योंकि रिलायंस जियो वाज अ न्यू एंट्रेंट यानी कि वो मार्केट में, टेलीफोन मार्केट में वो बहुत लेट में आया, इसलिए उन्हें सिर्फ 195 करोड़ ही देना था, यानी कि जिसका सीधा फायदा रिलायंस जियो को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, क्योंकि बार बार ये टेलीकॉम कंपनीज कह रही थी कि इस जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसको पे करने का पीरियड 15 से 20 साल होना चाहिए, फिर उसके बाद 15 साल की गुहार लगाई गई। तो उसकी सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये सारी टेलीकॉम कंपनीज को 10 साल का समय दिया जाता है और 10 साल के इस पीरियड में उनको अपना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को
को देना पड़ेगा। एक बात जो और सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 10% जो अमाउंट है उसका पेमेंट अप फ्रंट होना चाहिए, और जो पहला इंस्टॉलमेंट का जो महीना उन्होंने तय किया है वो कहा है कि हर साल का जो एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट है वो 7 फरवरी तक हो जाना चाहिए। तो एक बड़ा फैसला है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर। अब इस फैसले का इम्प्लीकेशन क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इसका इम्प्लीकेशन जो हमारे देश का जो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम मार्केट है, उस पर पड़ेगा। अभी आपने देखा था कि हमारे देश में कितनी टेलीकॉम कंपनीज थी, वोडाफोन थी, भारती एयरटेल थी, तो एक डुओपोली देखी जा रही थी। अब रिलायंस के एंटर करने के बाद इसका फ़ायदा सीधा सीधा रिलायंस को पहुंचेगा, क्योंकि जो रिलायंस की जो बैलेंस शीट्स हैं वो स्ट्रेच नहीं है। लेकिन जहां तक वोडाफोन और भारती का सवाल है, उनको काफ़ी नुकसान सहने को मिला है, क्योंकि उनका जो पूरा पेमेंट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट किया गया है 1990 से, जब उन्होंने लाइसेंस लिया, तो वो सारी चीज़ें अक्यूमुलेट होकर वोडाफोन और भारती एयरटेल जैसी कंपनीज़ के लिए या टाटा टेली सर्विसेज के लिए ये अमाउंट करोड़ों करोड़ों में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो ये पेमेंट कैसे करेंगे। अब 10 साल का जो पीरियड उन्हें दिया गया है, तो इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ स्टोरीज फॉर डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज। जैसे कि वोडाफोन के लिए ये लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करे फिर से, क्योंकि उनके लिए इस तरीके का पेमेंट करना और सस्टेन करना अपने आप को मार्केट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रही बात भारती एयरटेल की, तो ये कहा जा रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से उनके लिए एक राहत है, क्योंकि उन्होंने इस पीरियड को 15 साल और 20 साल के बीच में वो पीरियड मांगा था। तो अब 10 साल है, तो वो कहीं ना कहीं से ये रेवेन्यू जुटाकर और वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को दे देंगे। तो एक फैसला है जिसका एक सीधा इम्पैक्ट टेलीफोन सेक्टर पर, जो टेलीफोनी मार्केट है अपने देश की, उस पर पड़ रहा है। और ये फैसला एक ऐसे समय में आया है जब BSNL और MTNL जैसी कंपनीज़ का एक रेस्क्यू प्रोग्राम सरकार चला रही है। तो अब ऐसे में देखना यह है, सबसे पहली बात तो ये देखना होगा कि क्या वोडाफोन क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करता है, क्या वो रिव्यू पिटिशन फाइल करता है, क्योंकि वोडाफोन की हालत इस समय बहुत ज़्यादा खस्ता है। और जो आपको मैंने भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज की बात बताई, तो उन्होंने कहा है कि अब उनके पेमेंट्स अब वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर पाएंगे, लेकिन कितना करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी भी जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है। तो ऐसे में वो भुगतान कैसे करेंगे ये देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल लोग ये कह रहे हैं इस फैसले के आने के बाद कि रिलायंस जियो की इस समय बिल्कुल एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो रिलायंस के लिए इस समय बल्ले बल्ले जैसी सिचुएशन है, क्योंकि उनकी मार्केट को उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर उनको सीधा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब ऐसे में जो डुओपोली की हम बात कर रहे थे, क्या वो डुओपोली नज़र आएगी? क्योंकि अब डुओपोली से वो मोनोपोली हो जाएगी फिर से एक बार रिलायंस जियो की। तो अब ऐसे में एक स्ट्रिक्ट कंपटीशन होगा भारती एयरटेल, टाटा टेली सर्विसेज और इधर रिलायंस जियो, जिसके पास पैसे का यानी कि जो फाइनेंशियल बर्डन है उसका इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि अब जो टेलीकॉम सेक्टर है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर जो पूरा एक विवाद था, वो विवाद आज एक तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि बार बार जो उनके पेंडिंग पेमेंट्स थे बार बार टेलीकॉम कंपनीज उसको लेकर जा रही थी। और एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से बोली कि जो अमाउंट है उसको लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, और जो कंपनीज ये अमाउंट अपना पे नहीं कर पाएंगी तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस होगा, पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। तो काफ़ी कड़ा एक रुख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन साथ में थोड़ा फ़ायदा भी पहुंचता हुआ इन टेलीकॉम कंपनीज़ को दिख रहा है। तो अब ऐसे में टेलीकॉम कंपनीज़ कैसे पे अप करेंगी, टाइमली क्या पेमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इन सारी चीज़ों पर निगाहें टिकी होंगी। लेकिन आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से है, जो कि आज केनोशा यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट जो विस्कॉन्सिन में है, आज वो उसका दौरा करेंगे। जी हाँ, विस्कॉन्सिन केनोशा वो जगह थी जहाँ पर अभी जेकब ब्लेक यानी कि जिस ब्लैक मैन को वहाँ पर उसको शूट किया गया था और जिसके बाद एक रेशियल अनरेस्ट पूरे अमेरिका में नज़र आया। तो जी हाँ, आज पहली ट्रिप पे वो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी ट्रिप को लेकर काफ़ी आलोचना भी हुई। डेमोक्रेट्स ने कहा कि इस तरीके की ट्रिप वो अपना पॉलिटिकल एडवांटेज जिसमें देख रहे हैं और कहीं ना कहीं रेशियल कैंपेन के ज़रिए वो एक पॉलिटिकल एडवांटेज ढूंढ रहे हैं। यानी कि विस्कॉन्सिन के जो मेयर हैं टोनी एवर्स, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखकर डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि आप एक ऐसे समय में आ
आ रहे हैं जब आपको नहीं आना चाहिए। और ये एक समय सही नहीं है क्योंकि वहाँ पे पूरे विस्कॉन्सिन में इस समय प्रोटेस्ट चल रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जेकब ब्लेक को लेकर, और काफ़ी एक संवेदनशील इशू है इस समय। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सबके मना करने के बावजूद अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का आज का आइटिनरी देखें तो वो एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं, साथ ही में वो एक राउंड टेबल कम्युनिटी सेफ्टी पर एक राउंड टेबल भी कर रहे हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्यों इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि एक संवेदनशील राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो ये कहेगा कि जैसे विरोध प्रदर्शन के बीच में शायद अमेरिकी राष्ट्रपति अगर ओबामा होते या बुश होते या पहले के कोई राष्ट्रपति होते तो वो अगर वो ये सोचते तो उनके हिसाब से वो शायद ऐसी जगह में अवॉइड करते जाना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अलग से नज़र आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर की इशू को वो एक अच्छा पॉलिटिकल कैंपेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर को एक कैंपेन इशू बनाकर वो ध्यान लोगों का भटकाना चाह रहे हैं। क्योंकि बार बार उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि जो कोरोना की महामारी है उसमें उन्होंने सही रोल नहीं प्ले किया, वो नौकरी नहीं बचा पाए, लोगों की जान नहीं बचा पाए कोरोना महामारी के चलते। तो इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक ही चीज़ का सहारा ले रहे हैं, और वो है ये रेशियल कैंपेन, जिसमें कि वो लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा इशू बनाएंगे। तो एक बहुत ही रोचक कैंपेन इस समय चल रहा है। जितने भी जो पोल ऑफ पोल कैंपेन्स हैं उसमें जो उनकी पॉपुलैरिटी है डोनाल्ड ट्रंप की वो लगभग 50 से 51% है, यानी कि जो पूरे अमेरिका का आधा तबका है वो अभी भी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में है, और जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेट कैंडिडेट हैं उनके फेवर में भी आधी जनता है। तो कांटे की टक्कर है। लेकिन जो बड़े आरोप इस समय डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लग रहे हैं कि वो रेशियल कैंपेन को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो रेशियल बेसिस पर वो पूरी अमेरिका को डिवाइड करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिगेशंस डोनाल्ड ट्रंप पर लग रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जब आज वो विस्कॉन्सिन पहुंचेंगे तो किस तरीके की बयानबाजी होती है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि टोनी एवर्स जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने ऑलरेडी उनको पत्र लिखकर मना किया था कि आप एक ऐसे समय में विस्कॉन्सिन शहर में मत आइए। लेकिन उससे भी जो बड़ी ज़रूरी बात है और बहुत ही असंवेदनशील मानी जा रही है कि विस्कॉन्सिन जाने के बावजूद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि वो जेकब ब्लेक के परिवार से नहीं मिलेंगे। हालांकि जो जेकब ब्लेक के जो पिता हैं उन्होंने उसको डाउनप्ले करा है, और उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे की जान ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि मैं प्रेसिडेंट के साथ एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए खड़ा रहूं। तो इन सारी चीज़ों के बीच आज डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन शहर पहुंचेंगे। प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन जारी हैं, उसके बीच में उनके कई कार्यक्रम भी लाइंड अप हैं। अब ऐसे में किस तरीके की बयानबाजी सामने आती है, लेकिन अब अमेरिकी इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 3 नवंबर को वहाँ पर चुनाव है, और ऐसा लग रहा है कि कोरोना महामारी की जो पूरी विफलता है उसको भुलाकर अब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को एक बड़ा इशू बनाना चाहते हैं। पहले जॉर्ज फ्लॉयड का मामला था, अब जेकब ब्लेक है। तो पूरा इस समय अमेरिका इस समय पूरा डिवाइडेड नज़र आ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसको कैसे टैकल करते हैं ये देखना होगा। तो इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317। देयर इज एन ईमेल ID फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। यू कैन सेंड अस योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स नॉट फेक।